जय हिंद दोस्तों। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हो चुका है वो आपका भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखे थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे, तो आप वहां से वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, आज हम देखते हैं शासन प्रणाली। देखिए, भारतीय राज व्यवस्था में शासन प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे प्राचीनतम शासन प्रणाली क्या थी? राजतंत्र थी। ठीक है, राजतंत्र आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। राजा होते थे, फिर उसके बाद उनके पुत्र भी गद्दी के अधिकारी होते थे, मतलब अनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण किया जाता था, राइट। देखिए, यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती थी। अनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आप अकबर के बारे में पढ़ा होगा, है ना, बाबर, अकबर, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण किया जाता था। राजतंत्र ये प्राचीनतम रूप हो गया शासन का। ठीक है, कुलीन तंत्र यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का जो निवास है थोड़े से लोगों में होता है, ये कुलीन तंत्र हो गया। तानाशाही, इसमें एक ही व्यक्ति निरंकुश शासन होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का शासन होता है, निरंकुश रहता है वो, मतलब उस पर कोई मतलब उसका कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है, मतलब उसको कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा करिए, ऐसा कुछ नहीं, वो निरंकुश रहता है। ठीक है, जो बल के प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन रहता है, मतलब उसको अपना पावर से अपने पद पर आसीन रहता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, मतलब उसको कुछ आंसर नहीं करना है किसी को, किसने क्या काम किया क्या नहीं, है ना। तो वो तानाशाही शासन हो गया। एक है आपका प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। ये नवीनतम रूप है डेमोक्रेसी का। हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है, राइट। देखिए, जनता में सत्ता का वास होना अर्थात लोगों को संप्रभुता प्राप्त होना डेमोक्रेसी बोला जाता है। आपकी डेफिनेशन होगी, मतलब डेमोक्रेसी में क्या, लोगों को संप्रभुता प्राप्त होती है, जनता ही अपने नेता को चुनती है, वो आपका डेमोक्रेसी हो गया, राइट। ठीक है, डेमोक्रेसी यहाँ पे शासन का दो रूप होते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली हो गई और आपका एकात्मक शासन प्रणाली हो गई। एकात्मक शासन अध्यक्ष शासन व्यवस्था बोलते हैं। आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में सुना होगा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो भारत में भी एकात्मक शासन प्रणाली लागू हो जाती है। सिर्फ राष्ट्रपति ही शासन व्यवस्था देखते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये शासन व्यवस्था का वह रूप है जिसमें भारत में एकात्मक शासन लगता है। ठीक है, तो अभी क्या है, संघात्मक शासन, संसदीय शासन व्यवस्था रहती है और एकात्मक भी हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है इस तरह से, राइट। देखिए, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पे दिए हैं। कोई राज्य कैसे बनेगा? ठीक है, तभी बनेगा जब उसमें जनसंख्या का निवास होगा, राइट। भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और सबसे पहले क्या, संप्रभुता होनी चाहिए ना, लोगों को संप्रभु होने चाहिए, लोग मतलब ना फ्री होने चाहिए और वही लोग जनता को मतलब नेता को चुनने चाहिए। तो संप्रभुता होनी चाहिए, तभी एक राज्य बनता है। कोई राज्य बनने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है, भूभाग, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता। ठीक है, बस संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी बोला जाता है। इस प्रणाली में क्या होता है, संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। मतलब संसद में क्या रहता है, आपने संसद सुना होगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा रहते हैं, तो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। एंड कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। डेमोक्रेसी की संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, जिसमें क्या अपने प्रधानमंत्री रहते हैं और उनका मंत्रिमंडल रहता है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो भी काम करते हैं, जो भी कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, तो संसद कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ओके, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। मतलब संसदीय जो शासन प्रणाली है, जो कार्यपालिका है, जिसमें प्रधानमंत्री जी हो गए, ठीक है, राइट, प्रधानमंत्री जी हो गया, उनका मंत्रिमंडल हो गया, वो कब तक रहता है? जब तक उनको संसद के प्रति उनका विश्वास रहता है, मतलब विधायिका में उसकी विश्वास प्राप्त होता है, मतलब विधायिका में उसका विश्वास रहता है तब तक। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा ये मंत्रिमंडल वहां पे गिर जाता है, राइट। ठीक है, उनकी जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनका जो सदस्य रहते हैं मंत्रिमंडल, वो वहां पे सरकार उनकी गिर जाती है। तो ये क्या है, तब तक रहती है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक वो विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति, मतलब बहुमत रहता है तब तक, विश्वास प्राप्ति तक। ओके, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र तथा राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। ये हमने अभी पढ़ा भी था, जो अनुसूचिया वगैरह हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि सत्ता को राज्यों और केंद्रों में बांटा गया है। ठीक है, राज्य के कौन से कार्य होंगे, वहां शासन कैसे चलेगा, तो ये सब चीजें हमारे संविधान में दी हुई हैं। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र तथा राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है, राइट।
अब देखते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यात्मक शासन प्रणाली। ओके, राइट, नेक्स्ट अध्यात्मक शासन प्रणाली, जिसको हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इसमें हम इसको देखेंगे, अमेरिका का उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, अध्यात्म शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक शासन व्यवस्था है, राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था है, राइट। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है, मतलब राष्ट्रपति ही अपने मंत्रियों को चुनते हैं, राइट। जो कि हमने राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ पे है, अमेरिका का, वो उसका हमारा बेस्ट उदाहरण है। वहां पे आपने देखा होगा राष्ट्रपति ही मेन होते हैं वहां पे, ठीक है। देखिए, लेकिन भारत में क्या है, जैसे भारत में आपने देखा होगा संविधान में हमने क्या पढ़ा था, हम भारत के लोग, है ना, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो मतलब भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है, जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स लिखे गए हैं। देखिए, ये देखिए, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजन किया गया, जो हमने अभी देखा था। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय बोला जाता है। भारतीय संविधान को परिसंघीय क्यों बोला जाता है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, राइट। अब हम देखेंगे, यहाँ इंपोर्टेंट नोट है कुछ। भारत की शासन व्यवस्था संघीय है, इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, संघीय है, केंद्र तथा राज्य सरकारें होती हैं, राइट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है। देखिए, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन, उनका एक प्रधानमंत्री जी हो गए। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जब बनते हैं, चुनाव होता है उनका, तो वो एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, मतलब अपने मंत्रियों को चुनते हैं। तो वो किस लिए होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है। इसी तरह राज्यों में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री जी होते हैं। जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो वो अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं कि कौन सा मंत्री को क्या पद मिलेगा। तो वो सब राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। केंद्र में कैसा होता है, राज्य में कैसा होता है। केंद्र में क्या है, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए और उनका मंत्री परिषद हो गई, ठीक है। तो ये, और राज्य में क्या हो गया, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए और उनकी मंत्री परिषद हो गई। तो इस तरह से शासन राज्य में और केंद्र में चलता है, ठीक है। विधायिका पढ़ लेते हैं हम। केंद्र में विधायिका आपका संसद हो गया, जिसमें राज्यसभा हो गई और लोकसभा हो गई। तो विधानमंडल, विधायिका क्या है, किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने, बदलने, हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदनीय विधायिका है जो संसद कहलाती है, जिसमें आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो हो गया ये हो गया आपका केंद्र की बात, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। और एक हो गया आपका राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर भी क्या रहता है, राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद शामिल होती है। इसमें क्या है, राज्यसभा लोकसभा हो गई, इसमें आपका विधानसभा तथा विधान परिषद हो गई। लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी तो इसका निर्णय कौन करता है, संसद करेगी, राइट, ठीक है। तो राज्य सरकार की विधायिका, जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद शामिल है। ज्यादातर राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है, ठीक है, इसमें यानी सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। ये हमने कुछ इंपोर्टेंट नोट्स देखे हैं शासन प्रणाली में। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में एकात्मक शासन की प्रमुख लक्षण कब होते हैं, मतलब भारतीय संविधान एकात्मक, मतलब हमने पढ़ा था ना, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, जिसमें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हमने अमेरिका का उदाहरण लिया। लेकिन भारत में ऐसा कब होता है, भारत में भी होता है ऐसा, जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो पूरा अगर पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग गया तो सिर्फ राष्ट्रपति ही शासन करते हैं, उन्हीं के हिसाब से शासन चलता है, राइट। तो जैसे कि एक नागरिकता एक उदाहरण हो गया, ठीक है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है, आपातकालीन प्रावधान हो गए। तो ये सब एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, राइट।
देखिए, भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। इसलिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है। इसका आशय क्या है कि सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघात्मक एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः क्या है, संघात्मक है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो एकात्मक भी हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राइट, ये एक दो बार सुनेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। पिछली वीडियो जरूर फॉलो करिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो शासन प्रणाली से आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।